एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम अपना कौन सा सेट करेंगे, सेट नंबर 50। इससे पहले हमने आपको 2 इकाई करा दी हैं, जिसमें हमने आपको काव्यशास्त्र, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर हम बात करें काव्यशास्त्र की, तो देखिए काव्यशास्त्र में हमने आपको 10 वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें हमने आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र दोनों में जो महत्वपूर्ण विद्वान रहे उनके संबंध में हमने आपको प्रश्न कराए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि जो क्लास बनाई जा रही है, जैसे आपको पता है प्रैक्टिस सीरीज हम बना रहे हैं, तो ऑप्शन आपको 4 दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो ऑप्शन चारों दिए जा रहे हैं उनकी एक तरह से कहें जो महत्वपूर्ण कथन है या फिर उनकी जो व्याख्या है उस संबंध में भी आपको प्रॉपर बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही सिर्फ ये प्रैक्टिस सीरीज है, तो नहीं। यदि आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखते हैं तो UGC नेट का जो सिलेबस है सेम टू सेम वही रखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप यदि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, MP असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको अगर प्रैक्टिस लगानी है तो आप सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी साहित्य की 5 इकाइयाँ कहीं नहीं जाती हैं। और आप अगर आप देख रहे होंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आपकी 4 इकाई लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखिए आपको काव्यशास्त्र में 10 क्लासेस बना के दी हैं। वहीं अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आपको 49 क्लासें बना के दी हैं, जिसमें हमने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें देखिए काल विभाजन, तो विभिन्न विद्वानों ने जो काल विभाजन कराया है, ठीक है, उस विषय में बताया है। साथ ही हमने आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न आपको कराए हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक। अब देखिए आधुनिक काल में जो युग हैं आपके, जैसे भारत हिंदू युग, ठीक है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर। तो छायावादोत्तर में आप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, है ना, नवलेखन को रखेंगे। तो उस संबंध में हमने आपको क्लासेस दी हैं। साथ में जैसे हमारी जो अन्य गतिविधियाँ हैं, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य है, जीवनी है, आत्मकथा है, ठीक है, पत्रिकाएं हैं, तो इस संबंध में क्या है आपको प्रॉपर हमने क्लास दी है। इसीलिए देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास की जो यूनिट है हमारी काफ़ी बड़ी है, 49 क्लास है इसमें आपको बनाकर दी हैं। तो आप उन क्लास को देख सकते हैं। आपको जो वो क्लासें हैं आपको कहीं ना कहीं वो आपको सहयोग देंगी, चाहे आप TGT का एग्ज़ाम दें, PGT का एग्ज़ाम दें, ठीक है। प्रैक्टिस आपको लगानी है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें क्या है प्रॉपर आपके लिए क्लासें सीरियल वाइज लगाई गई हैं, ठीक। तो अब देखिए हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी नई इकाई हिंदी भाषा और विकास, ठीक है। तो इस संबंध में क्या है आज के हमारे प्रश्न होंगे, तो देख लेते हैं अपने प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि यूरेशिया में कितने भाषा परिवार हैं, ठीक है। यूरेशिया में कितने भाषा परिवार हैं? ऑप्शन है 4, 10, 3, 5। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले समझ लें कि यूरेशिया क्या है। अगर मैं बात करूं भौगोलिक क्षेत्र की, भाषा परिवार के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो जो भौगोलिक क्षेत्र हैं समझेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने आपको इस पर क्लास बनाकर दी है, एक हमारी अलग से एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने 4 क्लासेस अभी बनाई हैं, जल्दी वो सीरीज भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र में 4 भागों का वर्णन है, या फिर कह लें 4 भाग बांटे गए हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले है यूरेशिया, दूसरा है अफ्रीका भूखंड, ठीक है। तीसरा है प्रशांत
महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिका भूखंड। अमेरिका भूखंड। देखिए, बात करें कि भाषाओं का विकास कैसे हुआ, तो जो विभिन्न भाषा वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना अपना दृष्टिकोण दिया। फिर उसके बाद सर्वसम्मत होकर भाषा के 4 भौगोलिक क्षेत्र माने गए, जिसमें पहला है आपका यूरेशिया। तो यूरेशिया में देखिए यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया के अंतर्गत जो भी भाषा परिवार आते हैं उनको यहाँ पर रखा गया। दूसरा है अफ्रीका भूखंड। तो अफ्रीका भूखंड में अफ्रीका के अंतर्गत जितने भी भाषा परिवार आते हैं उनको रखा गया। प्रशांत महासागरीय में, इसमें देखिए प्रशांत महासागरीय में आप देखेंगे मलय पॉलिनेशियाई परिवार आए, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, तो इसमें रखे गए। ठीक भाई, अगर हम बात करें अमेरिका भूखंड, तो इसमें देखिए अमेरिकी भाषा परिवार रखे गए। तो सर्वसम्मत से 4 भौगोलिक क्षेत्र बनाए गए, यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। अब देखिए इनमें भी क्या जो भाषा परिवार हैं वो बांटे गए। जैसे अगर हम बात करें यूरेशिया की, तो यूरेशिया में देखिए 10 भाषा परिवार आपको देखने को मिलते हैं। और यही प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है कि यूरेशिया में कितने भाषा परिवार हैं। 10 इसमें भाषा परिवार हैं। तो इसमें देखेंगे भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार है, द्रविड़ परिवार है, काकेशी परिवार है, बुरुशस्की परिवार है, बुरुशस्की परिवार, ठीक है, उराल अल्ताई परिवार, ये भाषा परिवार है, ध्यान देंगे, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, यानी कि जापान और कोरिया में जो भी भाषा बोली जाती है तो उनका उद्भव इस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक, अति उत्तरी परिवार, या फिर कह लें इसे हाइप्सबोरी परिवार, हाइप्सबोरी परिवार, ठीक है, बास्क परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार, सामी हामी परिवार। तो आपको ये भाषा परिवार याद रखने हैं। प्रश्न देखिए, आप चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दें या फिर किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दें, वहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि भाषा परिवार से प्रश्न आपके 2-3 बनते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो यूरेशिया में देखिए 10 परिवार आते हैं, जिसमें देखिए भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरुशस्की भाषा परिवार, उराल अल्ताई भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, जापान कोरियाई भाषा परिवार, अति उत्तरी हाइप्सबोरी परिवार, बास्क परिवार और सामी हामी परिवार। ठीक है, ये भाषा परिवार किसके अंतर्गत आते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया में मैंने बताया आपको यूरोप और एशिया के अंतर्गत जितने भी भाषा परिवार हैं वो आपके इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब जैसे मैंने यूरेशिया में बताया आपको 10 भाषा परिवार हैं। अब इसमें देखिए जो ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार है तो वो किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड या अमेरिका भूखंड। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार किसके अंतर्गत आता है? प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत। अगर हम बात करें प्रशांत महासागरीय भूखंड में कितने भाषा परिवार हैं, तो देखिए इसमें 4 भाषा परिवार हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको मौखिक रूप से बताया कि इसमें 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है हमारा मलय पॉलिनेशियाई परिवार, पॉलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। ठीक है, तो ये भाषा परिवार हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो प्रश्न हमारा क्या था कि ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सामी हामी भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? देखिए मैंने आपको यूरेशिया के अंतर्गत 10 भाषा परिवार के नाम बताए थे, तो जिन्होंने भी ध्यान से सुना है या देखा है तो वो आसानी से बता सकते हैं कि सामी हामी भाषा परिवार किसके अंतर्गत आएगा? यूरेशिया भाषा परिवार, भाषा
भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए अफ्रीका भूखंड की बात करें तो इसमें कितने भाषा परिवार हैं, तो इसमें है आपके 3 भाषा परिवार। अमेरिकी भूखंड में सिर्फ 1 भाषा परिवार है और प्रशांत महासागर में कितने भाषा परिवार हैं, तो इसमें है आपके 4 भाषा परिवार। ठीक है, यूरेशिया में कितने भाषा परिवार हैं, तो इसमें है 10 भाषा परिवार। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। आप देखिए भारोपीय परिवार की बात हो रही है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य में जितनी भी भाषाएं विकसित हुई या फिर कह लें हमारी आर्य भाषाएं, ठीक है, आर्य भाषा से कैसे हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई, ठीक, कैसे हमारी बोलियों की उत्पत्ति हुई, तो इस पृष्ठभूमि को हमें समझना होता है। आपने भाषा परिवार देख लिए, जैसे मैंने बताया आपको अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार हैं, तो इसमें देखिए सुदानी परिवार, एक बार फिर बता देते हैं, सुदानी परिवार, ठीक है, बंतू परिवार और होन्ते तोंत बुस्मैनी परिवार, होन्ते तोंत बुस्मैनी परिवार, ये तो आता है आपके अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत। ठीक है, अमेरिकी भूखंड के अंतर्गत सिर्फ अमेरिकी भाषा परिवार आएगा। बाकी के हमने आपको यूरेशिया और प्रशांत महासागरीय भूखंड के जितने परिवार आते हैं आपको बता दिए हैं। अब प्रश्न क्या है, जैसे मैंने बोला, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, भारोपीय परिवार को पढ़ेंगे, किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, यूरेशिया के अंतर्गत। ठीक, तो प्रश्न हमारा क्या था कि ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की शाखाओं को 10 शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है। ध्यान देंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार को कितनी शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है, तो इसमें कुल शाखाएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो 10 शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें, ठीक है, जिसमें अगर हम विभाजन करें तो 2 वर्ग इन्होंने रखे हैं। पहला वर्ग जो है शतम वर्ग है और दूसरा है कैतुम वर्ग। ठीक है, कैतुम वर्ग। तो अगर इसमें हम भाषा परिवार देखेंगे तो शतम में 4 भाषाएं रखी गई हैं और कैतुम वर्ग में कितनी भाषाएं रखी गई हैं, 6 भाषाएं रखी गई हैं। ठीक है, तो 4 और 6 कितनी हो गई, 10 शाखाएं। ठीक, तो प्रश्न हमारा ये था कि ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, 10 शाखाओं में बांटा गया है। अगर हम इनका विभाजन करेंगे तो वो शतम या फिर कह लें शतम या फिर कैतुम या कैतुम के आधार पर इनका वर्गीकरण होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शतम वर्ग है, तो शतम वर्ग में कितनी भाषाएं हैं, तो 4 भाषाएं मैंने आपको बताई थी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। भारत ईरानी, ठीक है, जिसे कहते हैं आर्य भाषाएं। ठीक है, बाल्टो स्लाविक, दूसरी है हमारी बाल्टो स्लाविक, तीसरी है हमारी अर्मीनी और चौथी है हमारी अल्बानी या फिर कह लें इलीरियन। ठीक है, तो ये शतम वर्ग के अंतर्गत आपकी 4 भाषाएं हैं, भारत ईरानी यानी कि आर्य भाषाएं और बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी और अल्बानी इलीरियन। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, प्रश्न बन जाता है। एक भाषा आपकी शतम वर्ग से दे दी जाएगी और 3-4 भाषा आपकी कहाँ से दे दी जाएंगी, कैतुम वर्ग से। तो प्रश्न ऐसा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो शतम वर्ग के अंतर्गत आती है। यदि आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी और अल्बानी, ये क्या है, आपके शतम वर्ग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कैतुम वर्ग में कितनी भाषाएं हैं। देखिए कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कैतुम वर्ग में कितनी भाषाएं आती हैं, तो मैंने आपको बताया 6 भाषाएं आती हैं। अब नाम भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले कौन सी है, जर्मनिक, जिसे टीटोनिक भी कहते हैं। ठीक है, टीटोनिक। दूसरी है केल्टिक, ग्रीक, तीसरी है ग्रीक, चौथी है तोखरी, पांचवी हिटाइट और छठी है
इटालिक। ठीक, तो आपको ये याद रखनी है। आप अपनी जो भाषा है, आर्य भाषा जो है अपनी, वो किस में आती है? स्तंभ वर्ग में, जिसे आर्य भाषा कहते हैं। तो स्तंभ वर्ग में मैंने आपको 4 बताए थे, भारत, ईरानी, बाल्टो, स्लाविक, अर्मीनी और अल्बानी। ठीक है। कैतुम वर्ग में 6 भाषाएं हैं, जर्मनी या फिर टिटोनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने भारत ईरानी को कितने उपवर्गों में बांटा? अब देखिए, जिस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे यानी कि आर्य भाषाओं का, क्योंकि आर्य भाषा से ही क्या है, हमारी जो उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, उपबोलियों का विकास हुआ है। ठीक है। तो प्रश्न हमारा ये है कि ग्रियर्सन ने भारत ईरानी को कितने वर्गों में बांटा? तो जैसे मैंने बोला कि भारत ईरानी को आर्य भाषा भी बोला जाता है, और ग्रियर्सन ने इसे 3 उपवर्गों में बांटा था। तो आपको उपवर्ग भी याद होना चाहिए। पहला था ईरानी, ठीक है, दूसरा था दरद, तीसरा था भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, ग्रियर्सन ने इसका विभाजन किया था भारत ईरानी का। तो इसमें पहले में इन्होंने ईरानी रखी, दूसरे वर्ग में इन्होंने दरद रखी, तीसरे में भारतीय आर्य भाषाएं। यानी कि भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं, भारत क्षेत्र में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, जो बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, वो हमारे इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बात करें भारतीय आर्य भाषाओं की, तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहली है हमारी प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा। दूसरी है हमारी मध्यकालीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। और तीसरी है हमारे आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है। तो आधुनिक आर्य भाषा यानी कि आधुनिक समय में जो बोलियां बोली जाती हैं, जो भाषाएं बोली जाती हैं, वो यहाँ पर आएंगी आपकी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक। अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की, तो इसमें देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो हमारी भाषा थी, इसमें 2 भाषाएं देखने को मिलती हैं। पहली हमारी वैदिक संस्कृत। तो देखिए वैदिक संस्कृत जो है वो किसे कहते हैं? तो जब वैदिक काल चल रहा था, तो उस समय जो भाषा प्रचलित थी, या फिर कह लें वेदों में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, उसे हम वैदिक भाषा बोलते हैं, या फिर बोलें वैदिक संस्कृत बोलते हैं। दूसरी जो थी लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत आप किसे कहेंगे? जिसमें आप संस्कृत में आप देखते होंगे कालिदास के जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम। ठीक है। तो मनोरंजन के लिए जो भाषा यूज़ की गई, ठीक, तो वो किस के अंतर्गत आएगी? आपकी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आएगी। तो 2 भाषाएं उस समय प्रचलित थी। अब बात करें मध्यकालीन आर्य भाषाओं की, तो देखिए उस समय इसमें 3 भाषाएं आती थी। पाली, पहली हमारी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है। और आधुनिक आर्य भाषाओं में हमारी, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी हो गई, बंगला, ठीक है, बंगला, उड़िया, असमिया। तो ये भाषाएं क्या है, आपको यहाँ पर आधुनिक आर्य भाषाओं में देखने को मिलेंगी। ठीक है। वर्तमान समय में जो भाषाएं बोली जा रही हैं, जो बोलियां बोली जा रही हैं, तो वो आएंगी हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत। ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न के ओर। तो अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा किससे है? पाली से संबंधित हमारा प्रश्न है कि कच्चायन ने पाली में ध्वनियों की संख्या कितनी बताई है? महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बोला आधुनिक आर्य भाषाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और जो हमारी बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, तो उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि कच्चायन ने पाली में ध्वनियों की संख्या कितनी बताई है? तो देखिए कच्चायन जो थे वो पाली के जाने माने व्याकरण आचार्य थे। ठीक है, व्याकरणाचार्य थे। ठीक, तो इन्होंने उस समय जो संख्या बताई थी, कितनी बताई थी? 41। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्राकृत की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए प्राकृत की 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं। पहली तो हो गई हमारी पाली, ठीक है, दूसरी प्राकृत और तीसरी है अपभ्रंश। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा?
अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से ही क्या है, हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आभीरी, अभिरोक्ति, अवहंस नाम से किस भाषा को पुकारा गया है। ठीक है, तो अपभ्रंश जो भाषा है उसको आभीरी, अभिरोक्ति, अवहंस नाम के पुकारा गया है। अब इन्हें ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं, जैसे देखिए आप पहले का टाइम देखिए वैदिक काल का, तो वैदिक काल में आप देखेंगे वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ। धीमे धीमे आप देखते जाएंगे कि भाषा में जो लकार होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनमें गिरावट सी आई। ठीक है, या फिर उनका लोप होना स्टार्ट हो गया। फिर लौकिक संस्कृत हुई, पाली, प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश। तो आप अपभ्रंश में देखेंगे कहीं तो प्राकृत के आपको शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा, या फिर पाली का प्रयोग मिल जाएगा। तो जो अपभ्रंश है वो मिश्रित रूप है। ठीक है, एक तरह से कहें शुद्ध वैदिक संस्कृत नहीं है। ठीक, तो इसीलिए इसे आभीरी, अभिरोक्ति, अवहंस के नाम से या फिर कह अपभ्रष्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके भविष्य तत्कहा, पयमचरो, महापुराण या संदेश रासक। तो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा, भविष्यत कहा। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, धनपाल। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अबहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। अब देखिए अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद थोड़ा टाइम बीता, उसके बाद देखिए आपको अबहट्ट भाषा देखने को मिली, उसके बाद आपको पुरानी हिंदी देखने को मिली। तो अबहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। यह कथन किसका है, धीरेन्द्र वर्मा का, सुनीति कुमार चटर्जी का, रामचंद्र शुक्ल का, भोलानाथ तिवारी का। तो यह कथन किसका है, सुनीति कुमार चटर्जी का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से किसने पुकारा। यानी कि परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किस विद्वान ने दिया है। ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो किसने दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अबहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में देखने को मिलता है। तो अबहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें किस में देखने को मिलता है, वर्ण रत्नाकर में। और जो वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो किसने लिखी है, ज्योतिश्वर ठाकुर ने। ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, संदेश रासक आप जानते ही होंगे, संदेश रासक किसने लिखी है, अब्दुल रहमान ने। ठीक है, और कीर्तिलता विद्यापति ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है, ये लिखा है दामोदर पंडित ने। ठीक, तो आज ही क्लास में हमने आपके हिंदी भाषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विद्वान थे आपको प्रश्न दिए। यदि आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, कहीं आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो हिंदी साहित्य के जितने भी छात्र हैं तो उनके पास ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।